discussion yesterday. We had a discussion about what is inventory. Okay, inventory का definition पढ़ा था हम लोगों ने. What are the types of inventory according to the nature of business? अगर मेरा ट्रेडिंग कंसर्न है तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो क्या होगा. Okay, what concept do we usually follow? That is concept of conservatism, which says that you need to value the inventory at the lower of cost price or NRV. We also discussed one exception in that rule. कौन से केसेस में हम लोअर वैल्यू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. Okay. Why there is a necessity of valuation of inventory? What are the methods available for valuation of inventory? In that we saw non-historical cost methods and historical cost methods. In that historical is further divided into specific identification and again historical, which is used for goods which are ordinarily interchangeable. इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग. ओके, this is the basic rule. Then we also discussed what is included in the cost, how to find out NRV. कॉस्ट में कौन सी चीजें इंक्लूडेड होंगी. अगर ट्रेडेड गुड्स है तो क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है तो क्या इंक्लूड होगा, है ना. ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी. okay. What impact does it make on the valuation? What impact does inventory valuation make on different aspects? तो हमारी इनकम डिटर्मिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट. Liquidity analysis because many ratios are based on it, and last is statutory compliance. Companies Act Schedule 3 specifically requires every business or every company to show the method of inventory followed for each class of inventory. और ये possible है कि हमारे पास अगर 10 टाइप का इन्वेंट्री है, we are maintaining 10 different types of inventories, then for certain inventories we'll follow one method. For certain other inventories we can follow a different method. It is not necessary that a method should be followed for all the products, all the types of inventories. We can follow different types of methods for different types of inventories. But जो भी कुछ आप follow करो वो आपको लिखना पड़ेगा, disclose करना पड़ेगा. Okay? तो आप accounting standard 2, है ना, you are following accounting standard 2 for valuation of inventories. और आपने ये मेथड फॉलो किया, सॉरी ये स्टैंडर्ड फॉलो किया, इसमें फीफो मेथड फॉलो किया, ओके, या लीफो मेथड फॉलो किया, या वेटेड एवरेज किया, ओके, इसमें कॉस्ट ढूंढने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. सो व्हिच स्टैंडर्ड सेज यू नीड टू डिस्क्लोज? तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है. कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. आप अकाउंटिंग करते वक्त जो कोई भी पॉलिसी फॉलो करते हो, वेदर रिलेटेड इन रिलेशन टू इन्वेंटरी, इन रिलेशन टू योर लायबिलिटीज, इन रिलेशन टू योर एसेट्स, इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन, whatever policies are being followed are required to be disclosed. क्या करना पड़ेगा उसको? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. So, कौन सा मेथड फॉलो करना, कौन सा मेथड सूटेबल होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है केस 2 में. बट ये जो मेथड आप फॉलो करोगे उसको कंपलसरी लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में एज नोट्स टू अकाउंट्स. आप कंपनी फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, कैश फ्लो समटाइम्स, ओके. उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, जिसमें आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हो हर चीज का. वैसा हर एक चीज के लिए नोट भी देना पड़ेगा कि इन्वेंटरी के लिए मैंने क्या फॉलो किया, कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला यूज किया, एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड. उसके बाद हमने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था. ओके, एनी कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन.
is required to be included. मैं आपको एक अभी चार्ट ड्रॉ करके दे या आपको एक पीडीएफ भेजने वाला हूँ which will give you a detailed idea about which cost to be included and which is not to be included. चलो दिखा देता हूँ. ओके, ये पूरा एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हर एक चीज का. ट्रेड डिस्काउंट होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट होगा तो ट्रीटमेंट क्या है, कैश डिस्काउंट होगा तो ट्रीटमेंट क्या है. आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ. कुछ और चीजें भी दिखाने जैसी है वो डिस्कस करते हैं. ओके, and there was what is excluded from the cost of inventories. ये भी important है. क्या इंक्लूड नहीं होगा? एनी अमाउंट ऑफ abnormal loss. नॉर्मल होगा तो हम लोग इंक्लूड करते हैं, abnormal होगा तो इंक्लूड नहीं होगा. स्टोरेज कॉस्ट है ना, क्योंकि ये तो गुड्स प्रेजेंट लोकेशन पे आने के बाद होता है. हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का जो खर्चा है वो इंक्लूड होगा. वंस द गुड्स आर एट प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, फर्दर कॉस्ट should not be included in the cost of goods or cost of inventory. But यहाँ पे लिखा हुआ है storage cost unless those costs are necessary in the production process. कौन से सिचुएशन में ऐसा होगा जहाँ पे आपको गुड्स को इसके इंटेंडेड पर्पस के लिए रेडी करने के लिए कुछ टाइम तक स्टोर करके रखना पड़ेगा. तो इसका बेसिक एग्जांपल है लीकर, है ना. आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो ना, इसमें जो भी चीजें ऐड करनी है, केमिकल्स ऐड करने हैं, उसके बाद इसको कुछ टाइम तक स्टोर करके रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट सिंपली मैन्युफैक्चर एंड सेल. ओके, वो बनने के बाद उसको उसके इंटेंडेड पर्पस के लिए रेडी होने में कुछ टाइम लगता है. ओके, और तब तक उसको स्टोर करना पड़ेगा. तो इन दैट केस अगर मैं लीकर का एग्जांपल लेके बोलूं कि स्टोरेज कॉस्ट क्या होगा, तो जब तक लीकर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं होता है तब तक का स्टोरेज कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में ऐड होगा. वंस इट इज रेडी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, रेडी टू सेल, और उसके बाद का स्टोरेज कॉस्ट है तो नहीं करेंगे. बट ह्यूमन कंजम्पशन में लाने के लिए हमें उसको स्टोर करके कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ेगा. एंड दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट, दैट इज स्टोरेज कॉस्ट, would also be added. Okay, administrative overheads will also not form part, and selling and distribution. ये सारी चीजों को हम प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं बोलते हैं, इसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं. What we say it is a period cost. Why so? इनका रिलेशन टाइम के साथ है, प्रोडक्शन के साथ नहीं है, या गुड्स के सेल के साथ नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करो या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात करो, या तो ऐसा कोई मंथली एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड है, आप सेल करो या ना करो, प्रोडक्शन करो या ना करो, कुछ लोगों को सैलरी देना ही पड़ेगा, तो वो रिलेटेड टू टाइम है, पीरियड कॉस्ट है. ओके, सो दैट कॉस्ट विल नॉट फॉर्म पार्ट. इसका एक्सक्लूजन का मतलब क्या होगा? It will not be included in the cost of inventories. Okay. Then we discussed about NRV. NRV का simple meaning था कि आप जिस प्राइस पे एक्सपेक्ट करते हो अपने गुड्स को सेल करने के लिए, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एनी एक्सपेंस विच इज नेसेसरी टू कंक्लूड द सेल. ऐसा कोई भी खर्चा जो सेल करने के लिए नेसेसरी है वो माइनस करना है, और जो नेट अमाउंट मिलेगा दैट विल बी नेट रियलाइजेबल, रियलाइज होगा. अभी तक का हमारा डिस्कशन इन्वेंटरी के बारे में था, कॉस्ट एंड एनआरवी के बारे में था. इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग के लिए
कौन सी मेथड्स अवेलेबल है, हमने ऊपर देखा था, नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, फिर हिस्टोरिकल में फॉर विच द गुड्स विच आर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। अब वही सिस्टम्स हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दोज सिस्टम्स ओनली। ओके, तो वो सिस्टम्स क्या है? इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम, आपने जो पढ़ा वो ऊपर है ना, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये सारी जो मेथड्स हैं उनको इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम कहा जाता है। इट इज कॉल्ड इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम, but they are prima facie divided into perpetual inventory system, or we can say इधर पहले लिखते हैं periodic inventory system और दूसरा लिखेंगे perpetual inventory system। इसका एक दूसरा नाम भी लिख सकते हैं continuous। तो पीरियडिक रिकॉर्डिंग सिस्टम में क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन द पीरियडिक रिकॉर्डिंग सिस्टम? आपको करना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ओके, तो आप से फॉर एग्जांपल 31 मार्च 19 के दिन ऑन द लास्ट डे, या तो हर एक क्वार्टर में आप ये इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, it can be done at the year end तो करना ही पड़ेगा, but every month end, every quarter end भी आप कर सकते हो, पॉसिबल है। हम लोग ईयर एंड की बात लेते हैं थोड़ा सा सिंपल समझने के लिए कि जैसे ही ईयर एंड हुआ, आपने इसके 2 दिन पहले से प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद कर दी, जो करना पड़ेगा, नेसेसरी पार्ट है इस सिस्टम का। यू स्टॉप्ड योर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड you started counting physical verification। क्या स्टार्ट कर दिया आपने फिजिकली इन्वेंटरी को वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। या तो आप नंबर्स कैलकुलेट करोगे कि मेरे पास कितने पीसेस इस चीज के पड़े हुए हैं, या तो आप उसका वेट कैलकुलेट करोगे। जैसा आपका बिजनेस है वैसा आपका मेथड ऑफ कैलकुलेशन होगा। आइदर यू विल कैलकुलेट बाय नंबर्स और बाय वेट। ओके, और आप 2 या 3 दिन जो भी नॉर्मल टाइम लगता है, इट कैन बी इवन कंप्लीटेड विद इन 1 डे, इट मे टेक इवन 4-5 days। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम इट इज गोइंग टू टेक, यू विल स्टार्ट इन्वेंटरी कैलकुलेशन। आप इन्वेंटरी का कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, बट फिजिकल कैलकुलेशन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं चेक कर रहे हो, यू आर कैलकुलेटिंग फिजिकली। ओके, तो आपने देखा कि मेरे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो 31 मार्च 19 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल 19 का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। सी हाउ द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, थोड़ा ध्यान रखना, ये आपका ओपनिंग स्टॉक बनेगा। देन थ्रू आउट द ईयर there will be purchases। okay, throughout the year सेल भी होगा, पर वो तो सेलिंग प्राइस पे है, हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। अब देखना कैसे होगा। 1 अप्रैल 19 का आपको ओपनिंग स्टॉक मिल गया, ड्यूरिंग द ईयर आपका परचेस कितना है, फिर से आप क्या करोगे, 31 मार्च 20 के दिन आप अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करोगे। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है, ये 3 इंफॉर्मेशन है। व्हाट डू आई गेट टू नो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कुछ पता चलेगा। आई विल कम टू नो माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे पास सेल्स का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, yes, so what will I do, I will compare these 2 things and I'll get my GP। this is how physical, that is periodic inventory। periodic का मतलब क्या होगा, आप डेली नहीं, कुछ रेगुलर इंटरवल पे, एवरी मंथ, एवरी बाय मंथ, एवरी क्वार्टर,
ओके, आप अपना जो भी सेल या प्रोडक्शन है उसको 1 या 2 दिन के लिए बंद रखोगे, फिजिकली इन्वेंट्री को कैलकुलेट करोगे और अकॉर्डिंगली आप अपना क्लोजिंग स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री आइदर बाय नंबर्स और बाय वेट। ओके, ईयर एंड में क्या होगा कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज आपके पास डेटा अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस करोगे जो फिजिकल वेरिफिकेशन की बेसिस पे है, तो वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देगा और इसको सेल्स के साथ कंपेयर करने पे आपका जीपी मिल जाएगा। ओके, अब इसका एक डिसएडवांटेज, जो मेजर डिसएडवांटेज है ना, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप ये फिगर को एज अ रेसिड्यूअल फिगर कैलकुलेट करते, इतना था, इतना खरीदा, इतना बचा, मतलब इतना हमने बेच दिया है, ऐसा आप मान लेते। बट देयर आर सर्टेन अदर सिचुएशंस व्हिच टेल द अदरवाइज स्टोरी, मतलब कुछ अलग बात है। पॉसिबल हो सकता है कि आपने 1000 रुपीज का आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, 15,000 रुपए का आपने गुड्स खरीदा, 2,000 रुपए का बचा, समझो, तो आपने ऐसा मान लिया कि मेरा 14,000 की कॉस्ट का गुड्स सेल हो गया। बट इट मे बी पॉसिबल दैट ड्यूरिंग द ईयर देयर इज अ नॉर्मल लॉस और एन अबनॉर्मल लॉस, इधर वो कोई फिगर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या मान लेते हैं, जितना था उसमें से जितना बचा वो माइनस कर दिया तो इतना बेच दिया है। एक्चुअली आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14,000 होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस होता रहता है। नॉट, चलो अबनॉर्मल लॉस नहीं होगा तो भी नॉर्मल लॉस तो होता ही है, कुछ लीकेज, कुछ गुड्स खराब हो गए, एक्सपायरी डेट वाले हो गए, पॉसिबल है। तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। और अगर आपको नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप इन्वेंट्री का कंट्रोल भी नहीं रख पाओगे, यू वुड नॉट बी एबल टू टेक द कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि आप जज ही नहीं कर पाओगे कि कितना नॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल लॉस हुआ है। ओके, और आप अगर जज नहीं कर पाओगे तो आप कंट्रोल भी नहीं रख पाओगे। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू पुट कंट्रोल just by following physical method, that is periodic valuation of inventory. But it is not so that this system is completely irrelevant or completely not used. जो भी स्मॉलर बिजनेसेस है जहां पे इन्वेंटरी का कंट्रोल रखना आसान है, वो लोग इस तरह से वैल्यूएशन कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यही मेथड सही है। ओके, so that was about one of the methods of inventory control, inventory record, that is periodic method. दूसरा है perpetual, जिसको हमने बोला continuous। तो continuous का मतलब क्या, the moment, sorry, ऐसा बोल सकते हैं that as soon as there is a purchase, sale, or we can say issue of material, or we come to know about shortage, कोई भी चीज होगा, परचेज होगा, सेल होगा, शॉर्टेज होगा, इट विल बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड, विल नॉट वेट फॉर इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री कैलकुलेशन टिल अ मंथ आफ्टर और 2 months आफ्टर और क्वार्टर, है ना। आप उसके लिए वेट नहीं करोगे, आप कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इतना क्वांटिटी था, इतना आया, इतना गया, वापस इतना आया, वापस इतना गया, तो ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चलता रहेगा, व्हिच इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंटरी। परपेचुअल का मतलब क्या लिखवाया था, कंटिन्यूअस इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम। ओके, अब इस परपेचुअल में हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं, वी आर गिवन सो मेनी मेथड्स इन परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं पीरियडिक के, है ना, वो यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, ये परपेचुअल में आप बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, यू आर कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आपके पास एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है
You are not calculating the inventory physically. You are considering your books of account. आप अपने books of account को चेक करोगे और बोलोगे कि मेरे पास इतना इन्वेंट्री ऑन स्टॉक होना चाहिए. I must have this much inventory on stock क्योंकि मेरा books of account ये कहता है. ओके, इसके बाद किया क्या जाता है थोड़ा सा आगे बता देता हूँ. ये बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगी तो हमें पता चला कि मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर आइटम का 1000 यूनिट्स स्टॉक में होना चाहिए, और मैंने उस दिन पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो आई केम टू नो दैट देयर आर 980 यूनिट्स ओनली. ओके, होना चाहिए 1000 बट है 980. सो आई विल इमीडिएटली कम टू नो अबाउट a shortage which can be a normal loss or an abnormal loss. वो आपको जज करना है कि ये हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल लॉस है, abnormal लॉस है, बट वो फिजिकल इन्वेंटरी में है. इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट वाला रिकॉर्ड भी है और आपके पास फिजिकल रिकॉर्ड भी है, दोनों है. So these both things can be compared and you will come to know about what is the normal loss or abnormal loss, or there can be even gain. आपने जो लिखा है उससे ज्यादा भी इन्वेंटरी हो सकता है. okay? तो इसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अ रेसिडुअल मेजर कैलकुलेट नहीं करना है. आपको एज सच पहले मतलब इधर क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय प्रोडक्ट हो रहा है, मैंने इन तीनों को प्लस माइनस किया तो सीओजीएस आ रहे हैं. ऐसा नहीं होगा, आपको पर्टिकुलरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा. लाइक है ना, इसमें सिस्टम ऐसा होता है, देयर इज अ रिसीट कॉलम, इश्यू कॉलम एंड बैलेंस कॉलम. तो जो इश्यू कॉलम होगा ना वो आपका सीओजीएस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मतलब आपको ये नहीं करना है कि ओपनिंग कितना था, परचेज कितना था, क्लोजिंग कितना है और डिफरेंस अमाउंट सीओजीएस होगा. नो, you will be straight away eligible to calculate COGS, and based on that you will be able to calculate the closing stock. पहले वाली सिस्टम में हमको क्या करना पड़ता था, क्लोजिंग स्टॉक पहले ढूंढते थे, बाद में COGS मिलता था. अब क्या करेंगे, COGS पहले मिलेगा और क्लोजिंग स्टॉक बाद में मिलेगा. Okay, this is the main difference between periodic inventory system and perpetual inventory system. I have not yet taught you the methods कि कौन सी मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं. ओके, अभी सिर्फ ये डिस्कशन चल रहा है कि परपेचुअल इन्वेंटरी क्या होता है और पीरियडिक इन्वेंटरी क्या होता है. ओके, परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग होगा और फिजिकल का मतलब होगा हम रेगुलर इंटरवल पे इन्वेंटरी कैलकुलेट करेंगे. ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, उसमें सबसे पहला है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. हमने वेरी फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे मेथड्स देखे, हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल. नॉन हिस्टोरिकल में एक ही मेथड था, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और हिस्टोरिकल में दो पार्ट में डिवाइडेड था, गुड्स व्हिच आर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल एंड नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल. दो तरह के देखे थे. इसमें हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं. कौन सी मेथड्स हैं, हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल. ओके, इसमें हम कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल. और हिस्टोरिकल में भी कौन सा, फॉर गुड्स व्हिच आर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल. तो पहले ये समझना पड़ेगा कि नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल गुड्स क्या होता है. ओके, इफ वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इन many different products, एक रॉ मटेरियल बहुत सारी प्रोडक्ट में यूज होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट में नहीं यूज होगा तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में हो जाएगा. मतलब तीनों प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल इंटरचेंजेबल है, पॉसिबल है. बट जब ऐसा पॉसिबल ना हो, ओके, जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो वो
वो किसी एक ही प्रोडक्ट के लिए यूज होगा, वो किसी दूसरी प्रोडक्ट में यूज नहीं हो सकता है। से फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और इसमें से सी और डी के लिए रॉ मटेरियल कॉमन है, पर ए का रॉ मटेरियल अलग है, बी का रॉ मटेरियल अलग है, तो इसको बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। इसको भी बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। पर ये कैसा होगा? ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। ये रॉ मटेरियल या तो सी में हो सकता है या डी में भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। ओके, तो नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। Now what do we understand by specific identification? जब भी ये रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा और मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं क्लियरली मेंशन करूंगा। समझो मैंने किसी भी एक ऐसा रॉ मटेरियल खरीदा जो प्रोडक्ट ए में यूज होने वाला है, उसकी मैंने 700 क्वांटिटी खरीदी एट अ प्राइस ऑफ 14 रुपीज पर यूनिट, तो मुझे कितना पे करना पड़ा होगा? 9,800, इसको 7,000। चलो, मैंने 7,000 क्वांटिटी खरीदा इंटू 14, तो 98,000 मैंने पे किया होगा। मुझे यहाँ पे इसके आगे स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि ये रॉ मटेरियल सिर्फ एक के लिए यूज होगा। ओके, तो मैं जब भी, ये मेरा स्टोर डिपार्टमेंट है और मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आया कि हमें प्रोडक्ट ए बनाना है, तो मुझे कंपलसरी इसी रॉ मटेरियल में से, मतलब मैंने ये जो रॉ मटेरियल खरीदा है उसी में से इशू करना है। आई कैन नॉट यूज बी, सी और डी। ओके, इन अ सिमिलर मैनर जब सी और डी के लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, समझो कि मैंने 5,000 क्वांटिटी खरीदा, आई परचेज्ड 5,000 यूनिट्स, okay, at a cost of 20 rupees। 1 लाख रुपीस का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। अब इसके आगे कोई मेंशन नहीं है कि ये कौन से प्रोडक्ट के लिए है। इट मींस इट इज अ कॉमन रॉ मटेरियल, इट कैन बी ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। ओके, तो जो नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है उसके आगे ऐसा लिखना पड़ेगा कि मैं इसको कौन से प्रोडक्ट के लिए खरीद के लेके आया। क्या लिखा हो देखो, to ascertain the cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable। जो प्रोडक्ट ए के लिए है वो प्रोडक्ट ए में ही यूज होगा, कहीं और यूज नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल में दूसरा पार्ट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए, इसके लिए फीफो, लीफो और एवरेज मेथड्स का यूज किया जाता है। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, ये सारी परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग की सिस्टम है। पीरियडिक में तो क्या होता है? फिजिकल वैल्यूएशन। परपेचुअल में क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग आप इन्वेंटरी का वैल्यू करते हो। मैं अपने बुक्स में चेक करूँ, फिजिकली जाके चेक करेंगे वो अलग बात है, मैं पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करूंगा। तो उसके लिए भी दो सिस्टम है। देयर आर टू सेपरेट सिस्टम। मैं थोड़ा सा वापस जा रहा हूँ, बैक साइड, बैक है ना, हम वापस मेथड्स पे आएंगे, बट जो परपेचुअल वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है। एक होता है बिन कार्ड और दूसरा होता है स्टोर्स लेजर। वन इज अ बिन कार्ड, अदर इज अ स्टोर्स लेजर। बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी का डिटेल होता है,
बिन कार्ड ओनली गिव्स डिटेल अबाउट क्वांटिटी. जबकि स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी और अमाउंट दोनों का डिटेल होगा. इसमें सिर्फ क्वांटिटी होता है और इसमें क्वांटिटी एज वेल एज अमाउंट होता है. आपको बता देता हूँ बिन कार्ड दिखता कैसा है प्रैक्टिकली. ये है, आपको पीडीएफ दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. This is how a bin card looks like. इस मटेरियल का नाम होगा, उसका कोड, लोकेशन कहाँ पड़ा हुआ है. इसमें हम मैक्सिमम कितना स्टॉक मेंटेन करने वाले हैं, मिनिमम कितना मेंटेन करने वाले हैं, और री ऑर्डर लेवल मतलब हम कंज्यूम करते करते कौन से लेवल पे आके फिर से ऑर्डर देंगे. मेरे पास 5000 यूनिट का स्टॉक था और मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि जैसे ये खत्म होते होते 1500 पे आएगा तो मैं फिर से इसका ऑर्डर प्लेस कर दूं. तो उसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल. डेट, रिसीट, इश्यू, बैलेंस, इसमें सिर्फ क्वांटिटी है. देखो इसमें अमाउंट नहीं है कहीं भी. इट ओनली गिव्स आइडिया अबाउट क्वांटिटी. ये जीआरएन का मतलब होगा, लिखना हो तो लिख सकते हो, गुड्स रिसीव्ड नोट या गुड्स रिसीव्ड नोट. लिख के रखो. जीआरएन का मतलब क्या होगा? गुड्स रिसीव्ड नोट. और इधर ये रिक्वेस्ट वर्ड है ना, इसको एमआरएन बोलते हैं. एमआरएन. जैसा ये जीआरएन है वैसा ये होगा एमआरएन. मटेरियल रिक्विजिशन नोट, क्या बोलेंगे उसको? मटेरियल रिक्विजिशन नोट. ये इश्यू कहाँ पे होगा? अगर मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रिसिप्ट कहाँ पे होगा? स्टोर डिपार्टमेंट. जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो किधर आएगा? स्टोर में आएगा. और इश्यू भी कहाँ से होगा? स्टोर में से. बट कहाँ पे, किस डिपार्टमेंट को जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाएगा. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिमांड करेंगे, दे विल डिमांड कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. उसको बोला जाता है रिक्विजिशन, टू पुट डिमांड. तो ये होता है बिन कार्ड, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री का नाम, उसका डेट और ये बाकी सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है. इज इट ओके?